नमस्कार दोस्तों। स्टेट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पॉलिसी के सीरीज में आज जो टॉपिक है वो राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 के ऊपर है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने से पहले हम जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस है राजस्थान में उसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। तो जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हुई है राजस्थान में 19,512 मेगावाट हुआ है, जिसमें कि सोलर जो है 14,820, मतलब मेजर जो चंक है जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो टोटल इंस्टॉल हुआ है राजस्थान में मेजर चंक उसमें सोलर का है। तो 14,826 मेगावाट है और ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया का उसका 25% बनता है। तो आज की डेट में जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की 59,000 मेगावाट के आसपास है। विंड है 4,537 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो है 23 मेगावाट और बायो है 125 मेगावाट। तो जो अगर इस स्पेसिफिक फीचर्स की यूनिकनेस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन है सोलर इंस्टॉलेशन में इंडिया में 25% शेयर के साथ। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। और सिंगल लोकेशन पर अगर बात करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा एट सिंगल लोकेशन। एक भादला जगह है, भादला में 2,250 मेगावाट का पार्क है। हालांकि एक पार्क नहीं, वहाँ पर 4 पार्क है, भादला 1, भादला 2, भादला 3 एंड भादला 4। तो जो भादला 1 था बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्क था। उसके बाद भादला 2, 3, 4 जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है, सोलर पार्क स्कीम, उसके अंतर्गत लगा हुआ। तो टोटल अगर चारों पार्क की अगर मिला के बात करें कंबाइंड कैपेसिटी डेट इज अराउंड 2,250 मेगावाट है, कि जो सिंगल लोकेशन पर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क है और मे बी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क इन द वर्ल्ड भी होगा। अब हम फीचर्स की बात करते हैं पॉलिसी में क्या हुआ है। तो ये पॉलिसी बेसिकली दिसंबर 2019 में आई थी और ये 5 साल के लिए वैलिड है, जब तक कि कोई अदर पॉलिसीज ना आ जाए इसके ऊपर। रिमेन इन फोर्स अंटिल सुपरसीडेड बाई अनदर पॉलिसी। और नोडल एजेंसी, जैसे कि हर पॉलिसी में होता है कि एक नोडल एजेंसी डिप्यूट किया जाता है कि सोलर जो पॉलिसी जो भी होते हैं उसको प्रॉपरली सही तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके। तो जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो राजस्थान की एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो काम कर रही है, वो एजेंसी है नोडल एजेंसी। और टारगेट कितना रखा गया इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो इस तो 30,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया कि 2024-25 तक राजस्थान में 30,000 मेगावाट जो है सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो जाए। और उसका बाइफर्केशन भी दिया गया कि कैसे कैसे 30,000 मेगावाट अचीव करना है। तो यूटिलिटी स्केल जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पार्क के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स लगने हैं, तो टोटल 24,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन 4,000 मेगावाट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की बात होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। सोलर रूफटॉप में 1,000 मेगावाट का रखा गया है और सोलर पंप में 1,000 मेगावाट का रखा गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रमोट करने की बात की गई है सोलर एनर्जी की, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं और कैसे होते हैं उसकी बात की गई है। तो स्मॉल डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, ऑफ ग्रिड की बात की गई है, स्टोरेज सिस्टम की बात की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात की गई है, सोलर पार्क की बात की गई है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की गई है, भाई सोलर से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, प्लस फ्लोटिंग सोलर टॉप रिजर्वायर टॉप सोलर की भी बात की गई है। अब हम बात करते हैं रूफ टॉप की। तो रूफ टॉप में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस पॉलिसी के तहत। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं कि कोई एडिशनल सब्सिडी नहीं दी जा रही है रूफ टॉप में गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। जो एमएनआरई की स्कीम है, जो रूफ टॉप फेज 2, उसमें जो एलोकेशन है राजस्थान को, उसमें जो सब्सिडी अवेलेबल है आज की डेट में, जो अगर हम सब्सिडी की बात करें तो बेंचमार्क कॉस्ट पे जो है 40% सब्सिडी है अप टू 3 किलोवाट तक। 3 से 10 किलोवाट तक सिस्टम के लिए 20% है। और लेकिन अभी सब्सिडी को फिक्स कर दिया गया है और यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सब्सिडी है राजस्थान एडिशनल सब्सिडी नहीं दे रहे। और अब हम बात करें अलग से मीटरिंग की, तो इसमें नेट मीटरिंग अलाउ किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेट मीटरिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप एक डिटेल मेरा वीडियो है जो मीटरिंग सिस्टम पर मैंने बनाया हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेट मीटरिंग में जो भी कैपेसिटी हम लोग लगाते हैं, जो नेट मीटर होता है, मतलब जितना हम सोलर कंज्यूम करते हैं उसके अलावा जो हम बिजली अगर डिस्कॉम से लेते हैं तो फिर उसी का चार्ज देना पड़ता है। और अगर एक्सेस जनरेट करते हैं तो वो डिस्कॉम में बैंक हो जाती है, फिर उसको हम लोग दोबारा अकाउंटिंग हो जाती है। तो नेट मीटरिंग में अगर रूफटॉप सिस्टम लगाना तो टाइम बाउंड एक्टिविटी दी गई है कि आप टाइम बाउंड बैनर में ही जो डिस्कॉम को पूरा लगाना पड़ेगा। और लेकिन कुछ लिमिट की गई है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जो भी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो घर है जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है उसका 50% जो कैपेसिटी है उतना ही लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। इसके अलावा इसमें बात की गई जो 33 डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है उनको ग्रीन एनर्जी सिटीज़ जो है वो 5 साल में डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि टोटल कैपेसिटी 300 मेगावाट एंटिसिपेट की गई है रूफटॉप सिस्टम में लग जाएगा।
और जैसे कि मैंने बताया कि सब्सिडी जो भी है एज पर गाइडलाइंस ऑफ एमएनआरई स्टेट गवर्नमेंट, तो अभी फ़िलहाल एमएनआरई की ही सब्सिडी है और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और सरप्लस जो एनर्जी है वो डिस्कॉम को नेट मीटरिंग एप्लीकेशन जो भी स्कीम में जो एप्लीकेबल है एज पर जो नेट मीटरिंग रेगुलेशन वो आपको मिलेगा। और ग्रॉस मीटरिंग भी इसमें अलाउ है रूफ टॉप में 1 मेगावाट तक की। और जो ग्रॉस मीटरिंग में बेसिकली क्या होता है कि एज ए सोलर जनरेटर की तरह हम लोग काम करते हैं, उसमें कोई नेट ऑफ नहीं होता है। जितनी हम सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे सारे डिस्कॉम को दे देंगे, जो जिस टैरिफ पर देंगे वो टैरिफ जो है रेगुलेटर डिसाइड करता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की। तो डिसेंट्रलाइज जो सोलर जनरेशन है इसके बहुत सारे एडवांटेजेज हैं, जो इसमें कुछ एडवांटेजेज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि क्लोज टू लोड सेंटर, अगर लोड सेंटर के आसपास अगर सिस्टम लगाया जाता है तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। लोड सेंटर से मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर अगर मान लीजिए कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोड ज़्यादा रहता है, तो अगर उसके आसपास लगाएंगे तो क्या होगा कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली सबसे शॉर्टेस्ट रूट मतलब पाथ अपनाती है। मतलब हम जो ट्रांसमिशन की बात करते हैं ना कि यहाँ से वहाँ जाती है वो तो जाती है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट पाथ होता है ना वहीं पर कंज्यूम होती है। तो अगर लोड सेंटर पर अगर कहीं आसपास प्रोजेक्ट लगाया जाए तो वो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वहीं पर कंज्यूम होगी। उसका एडवांटेज क्या है कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो एक्सपेंशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कंजेशन को कम किया जा सकता है। तो ये एक सब एडवांटेजेज हैं। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो बात की गई है इसमें जो कैपेसिटी है मिनिमम कैपेसिटी 0.5 मेगावाट रखा गया और मैक्सिमम कैपेसिटी 3 मेगावाट रखा गया है। और जो टारगेट रखा गया है जो ग्रिड सब स्टेशन है 33 केवी के, ये जो आसपास के एरिया है वहाँ पर लगाया जाए और उनको डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिस्कॉम उनको सेल किया जाए। लेकिन जो टैरिफ है, टैरिफ बेसिकली इसमें बोला गया कम्पिटिटिव बिडिंग रूट के थ्रू जो टैरिफ जो निकल के आएगा वही उसी टैरिफ पर सेल करना पड़ेगा। और इसमें एग्रीकल्चरल पंप को भी प्रमोट करने की बात की गई है, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप को भी प्रमोट करने की बात की गई है। और इसमें जो राजस्थान है अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो एमएनआरई की स्कीम में पीएम कुसुम स्कीम जिसमें 3 कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट सी है बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उसको सोलाइज करने की बात करता है। तो काफ़ी जो राजस्थान इसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम भी कर रहा है, उसमें कैपेसिटी भी काफ़ी सैंक्शनड है। ऑफ ग्रिड की बात की गई है, तो ऑफ ग्रिड में कुछ नहीं कि द स्टेट विल प्रमोट सेटिंग अप ए स्टैंड एलोन सोलर सिस्टम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड इन रिमोट विलेज। ये बहुत रिमोट विलेजेज है जहाँ पर ग्रिड नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत सक्सेसफुल है, तो वहाँ पर इसको प्रमोट करने की बात की गई है। और इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पीवी पंप सब प्रेशर इरीगेशन सिस्टम वही है, जो भी अगर कोई सोलर अगर पंप सिस्टम है जो कि डीजल जनरेटर चाहे ऐसा चलता है, ऑफ ग्रिड है बेसिकली ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो उनको भी प्रमोट करने की बात की गई है। अब यूटिलिटी स्केल ग्रिड कनेक्टेड की बात करें, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूटिलिटी स्केल ग्रिड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं और अगर वहाँ का जो डिस्कॉम उसको परचेज करता है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो भी टैरिफ निकल के आएगा, टैरिफ डिसाइडेड जो है ना, टैरिफ बेस्ड जो है ना कम्पिटेटिव बिडिंग के थ्रू जो टैरिफ निकल के आएगा उसी पर लेना पड़ेगा। और जो डिस्कॉम है जो उसको आरपीओ का मैंडेट दिया गया, जो रिस्पेक्टिव जो रेगुलेटर है, जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो जो है आरपीओ कंप्लायंस, वो आरपीओ टारगेट फिक्स करता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि जितना टारगेट जिसने अगर रेगुलेटर ने फिक्स किया है तो उसके बियॉन्ड आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते हैं, सोलर या नॉन सोलर जो भी होगा आप ले सकते हैं। कैप्टिव यूज के लिए बोला गया कि चार्जेस सेल भी एप्लीकेबल ऑन द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द विद इन द प्रीमाइसेस आउटसाइड। अगर कैप्टिव यूज के लिए अगर है तो उस पर चार्जेस लेंगे और आगे डिटेल में बताया गया इसमें क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें जो है कैप्टिव यूज, तो कैप्टिव यूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है कि अगर आप जहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं वहीं पर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो विद इन प्रीमाइसेस, एक तो वो कैप्टिव हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास लैंड नहीं है या रूफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, कहीं डिफरेंट लोकेशन पर लगाएंगे। अगर विद इन राजस्थान अगर आपका जनरेशन अलग है और कंजम्पशन अलग है, मतलब लोकेशन अलग अलग है, वो बताएगा प्रोजेक्ट आउटसाइड द प्रीमाइसेस बट विद इन राजस्थान, मतलब राजस्थान कंज्यूमर्स के लिए है, एक तो वो कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी इसमें बोला गया है कि आप अदर स्टेट्स में भी जो है आप लगा सकते हैं, मतलब किसी अदर कैप्टिव कंजम्पशन है लेकिन उसका जो कंजम्पशन है अदर स्टेट में, मतलब प्लांट राजस्थान में है बट कंजम्पशन किसी अदर देन राजस्थान, मतलब राजस्थान में नहीं है, तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो उस केस में जो कैपेसिटी की बात की गई है तो विद इन प्रीमाइसेस की बात की, जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है आप उतना ही कैपेसिटी लगा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। सेम अगर आउटसाइड ऑफ द प्रीमाइसेस लगाते हैं तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की कैपेसिटी लगा सकते हैं। और जो अदर स्टेट में अगर कंज्यूमर है कैप्टिव में लगा रहा है तो उस केस में उसमें लिमिट नहीं है, मतलब आप यहाँ पर प्लांट कितना भी लगा सकते हो, उससे कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेस की बात है तो प्रोजेक्ट विद इन प्रीमाइसेस है तो ऑब्वियसली टेक्निकली देखा जाए तो जहाँ पर आप जनरेट करें वहीं पर आप कंज्यूम भी करें तो वहाँ पर कोई ट्रांसमिशन चार्जेस क्यों देना पड़ेगा, तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आउटसाइड प्रीमाइसेस हैं, मतलब अगर आप थर्ड लोकेशन पे लगा रहे हैं तो वहाँ से पावर व्हील करके ला रहे हैं तो उस केस में एज पर क्लॉज 16.5 आगे डिटेल में बताएंगे क्या है उसमें। और जो आउटसाइड अगर राजस्थान
सप्लाई जा रही है तो उस केस में जो वहाँ का जो रेगुलेटर का जो रेगुलेशन है उस केस में क्या चार्जेस देने पड़ेंगे ये है। बैंकिंग, तो विद इन प्रेमाइसेस जो है बैंकिंग अलाउड है, लेकिन चार्जेस देने पड़ेंगे 10% ऑफ द एनर्जी ड्रॉल। और उसके बाद लेकिन पीकिंग आवर्स में जो है उसमें ड्रॉल की इजाज़त नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है। सेम वही है कि इसमें भी अलाउड है, आपका आउटसाइड जो प्रीमाइसेस लगा रहे हैं तो उसमें अलाउड है। सेम वही है, 10% आपको चार्जेस दे, जो भी विड्रॉल करेंगे आप एनर्जी जहाँ पर जिस पॉइंट्स पे, तो वहाँ पर आपको 10% जो भी एनर्जी विड्रॉल करेंगे उसका 10% आपको बैंकिंग चार्जेस देना पड़ेगा। पिकिंग आवर्स में अलाउड नहीं है। और बैंकिंग चार्जेज आउटसाइड जो राजस्थान कंज्यूमर उनके लिए अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पावर बाहर ही जा रही है, तो यहाँ पर बैंक कर ही नहीं रहा, राजस्थान बैंक ही नहीं कर, तो जितने भी आप जनरेट करेंगे उसको आप वहाँ पर देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है अगर विद इन प्रीमाइसेस है तो, और आउटसाइड प्रीमाइसेस है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्टेड है 7 साल के लिए, और यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम राजस्थान में नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लग रही है। एडिशनल सरचार्ज विद इन प्रीमाइसेस में एप्लीकेबल नहीं है, आउटसाइड प्रीमाइसेस में भी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कंज्यूमर जो है कैप्टिव कंज्यूमर में बेसिकली क्या होता है, क्रॉस सब्सिडी और एडिशनल सरचार्ज जनरली नहीं लगता है, और कई कई स्टेट्स में एडिशनल चार्ज लगता है लेकिन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पर एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज किसी में भी एप्लीकेबल नहीं है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड, आगे डिटेल बताएंगे कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड एक बनाया हुआ है। अगर कैप्टिव में लगा रहे हैं, विद इन प्रीमाइसेस लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा, आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आउटसाइड प्रीमाइसेस है तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बाहर ले जा रहे हैं पावर को तो उस केस में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस कितने देने पड़ेंगे आगे बताएंगे, इसका अलग से टेबल है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी सेल। थर्ड पार्टी सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप ओपन एक्सेस में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, मतलब कैप्टिव कंजम्पशन नहीं, आपका खुद का प्रोजेक्ट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के लिए लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसको भी सेम वैसे बताया गया। प्रोजेक्ट्स विद इन प्रीमाइसेस, मतलब रेस्को मोड में, मान लीजिए आप किसी के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसी के प्रीमाइसेस में लगा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट ओनर जिसका जो प्लांट है चाहे जो प्रीमाइसेस है वो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको रेस्को मोड बोलते हैं रूफटॉप में। तो अगर रेस्को मोड में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं विद इन प्रीमाइसेस, तो एक तो ये कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी वही है कि आउटसाइड द प्रीमाइसेस ओपन एक्सेस के थ्रू पावर ला रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि अगर आप बाहर राजस्थान के बाहर ले जा रहे हैं और थ्रू ओपन एक्सेस एक्सचेंज के थ्रू ले जा रहे हैं, तो उस केस में क्या कंडीशन है। तो प्लांट कैपेसिटी वही अप टू कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड। अगर आप आउटसाइड प्रीमाइसेस लगा रहे हैं तो एनी कैपेसिटी, आप कुछ भी कैपेसिटी लगा सकते हैं, लेकिन जो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके उसी कंज्यूमर के लिए आप प्लांट लगाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी के लिए प्लांट लगा रहे हैं आउटसाइड प्रीमाइसेस, तो आप हो सकता है कि बड़ी कैपेसिटी लगाएंगे और वहाँ से आपको 4, 5, 10 जो भी कंज्यूमर मिलते हैं आप सबको पावर दे सकते हैं। लेकिन जिस कंज्यूमर को जो बेनिफिट, जिस कंज्यूमर के लिए दे रहे हैं, बोला कि उसको जो मिलेगा वहाँ से थर्ड पार्टी के थ्रू, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। और आउटसाइड आप राजस्थान के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी कैपेसिटी लगा सकते हैं। टैरिफ म्यूचुअली एग्रीड होता है जनरली, इसमें कोई रेगुलेटर चाहे किसी के नहीं, तो जो भी म्यूचुअली एग्रीड है वो आपको टैरिफ डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेस सेम, अगर विद इन प्रीमाइसेस है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसमिट कर ही नहीं रहे हैं, जहाँ पर आप जनरेट करें वहीं पर कंज्यूम कर ले रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी आउटसाइड प्रीमाइसेस लगा रहे हैं तो उसमें एप्लीकेबल होगा, कितना एप्लीकेबल होगा आगे देखते हैं। और जो आउटसाइड स्टेट अगर पावर जा रही है तो उस केस में आपको एज पर रेगुलेशन जो भी है वो देना पड़ेगा। बैंकिंग अलाउड है दोनों केसेस में, और वही है कि जो भी आप एनर्जी विड्रॉल करेंगे उसका 10% आपको देना पड़ेगा, और पीक टाइम में आपको अलाउड नहीं है। और चूंकि आउटसाइड राजस्थान ले जा रहे हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक कर ही नहीं रहे, जितनी आप एनर्जी जनरेट करेंगे उतना आपको बाहर ले जाना है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए बोला गया है कि थर्ड पार्टी के लिए एज पर जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। और आउटसाइड अगर आप स्टेट ले जा रहे हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा आपको, थर्ड पार्टी में जनरली लगता है एज पर रेगुलेशन। और आउटसाइड अगर आप स्टेट ले जा रहे हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, इसमें क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज इसमें नॉट एप्लीकेबल, देखिए यहाँ पर वेव्ड ऑफ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और थ्रू ओपन एक्सेस यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है, और आउटसाइड स्टेट ले जाए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड, इसमें एप्लीकेबल होगा अगर आप थर्ड पार्टी है, और तो उस केस में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर कैप्टिव कंजम्पशन नहीं है तो एज पर क्लॉज 22 ऑफ द जो पॉलिसी है वो है, और आगे डिटेल में इसमें बताया गया। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी फंड मैंने ऑलरेडी एक अलग से कवर किया हुआ है। तो ये तो बेसिकली ये हो गया कि आपको क्या क्या थर्ड पार्टी या कैप्टिव में क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे, उसकी बात की गई है। अब बात कर रहे हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज कंपोनेंट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और हम सोलर या जो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सोलर विंड, तो इंटरमिटेंसी है, तो इंटरमिटेंसी दूर करने के लिए हर गवर्नमेंट जो है
जो रेगुलेटर है, जो वहाँ पर रिस्पेक्टिव एजेंसी है, वो स्टोरेज को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ भी इसमें प्रमोट किया गया है। इसमें बोला गया कि आप जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो आप विद स्टोरेज भी लगा सकते हैं, और उसके लिए क्या बेनिफिट है उसकी बात की गई है। तो इसमें एक जो है डिस्कॉम को मैंडेट दिया गया है कि जो डिस्कॉम का जो आरपीओ टारगेट है, उस आरपीओ टारगेट का जो 5% जो कैपेसिटी, जो 5% जो होगा कंपोनेंट, वो स्टोरेज के थ्रू आएगा। आप वैसे समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल 1000 यूनिट है किसी स्टेट्स का, मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं, 1000 यूनिट है और उसका आरपीओ टारगेट 10% है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो 1000 का 10% कितना हो जाता है? 100 यूनिट। 100 यूनिट का 5% कितना हो जाता है? आपका 5 यूनिट। तो जो 5 यूनिट आएगा वो 5 यूनिट थ्रू स्टोरेज सिस्टम आएगा, और वो स्टोरेज सिस्टम में जो सप्लाई, जो भी आप जो स्टोरेज सिस्टम में जो आप सप्लाई जो स्टोर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बोला गया कि सोलर के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो सकता है। उसको वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। जरूरी नहीं है कि आप जो स्टोरेज लगाएंगे उसमें जो आप एनर्जी स्टोर करेंगे केवल सोलर से ही करेंगे, नहीं, वहाँ पर विंड सोलर से भी हेड कर सकते हैं इसमें। और जो भी जो टैरिफ है, बेसिकली जो टैरिफ है डिस्कॉम जो है, जो टैरिफ बेस्ड बिडिंग के थ्रू जो टैरिफ निकल के आएगा वही आएगा। अब कितना स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसके लिए भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो मिनिमम रेटेड कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेल बी इक्वल टू x/2 मेगावाट आवर। अगर जो भी यूनिट मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए 1000 यूनिट का जो है 10% आरपीओ, उसका 5% अगर 5 यूनिट है तो उसको मेगावाट टर्म्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो भी मेगावाट टर्म्स में आता है, मान लीजिए मेगावाट टर्म्स अगर आता है 20 मेगावाट, तो 20 मेगावाट सोलर लगाना है, लेकिन उसके साथ स्टोरेज कितना कंपोनेंट होना चाहिए? तो उसका 1/2 मतलब 10 मेगावाट आवर। तो जो भी मेगावाट टर्म्स में जो कंप्लायंसेस के लिए जो निकल के आ रही है कैपेसिटी, उसका डिवाइडेड बाई 2 मेगावाट आवर में स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसमें बताया इन केस अगर जैसे 50 मेगावाट अगर आपको कैपेसिटी लगाना है इस कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए, तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 25 मेगावाट आवर होनी चाहिए। हम सोलर पार्क की बात करते हैं, क्योंकि सोलर पॉलिसी है तो सोलर पार्क के लिए बात किया गया है। तो राजस्थान जो है काफ़ी एग्रेसिव है सोलर पार्क सेटअप में, और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पार्क्स ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी लग चुके हैं, एनर्जी भी जनरेट हो रही है, और बहुत सारे पार्क्स लग भी रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ इशूज हैं जीआईबी इशूज़ को लेकर के, थोड़ा सा इसकी वजह से रुक गया था मामला राजस्थान और गुजरात में, बट फिर भी जो डेवलपर हैं काफ़ी राजस्थान को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हैं। और जैसलमेर वाला जो एरिया है बेसिकली वहाँ पर जीआईबीज का इशू है, जैसलमेर और जो जोधपुर का कुछ एरिया है, इसलिए जो बहुत सारे डेवलपर्स बीकानेर साइड में जा रहे हैं, वहाँ पर लैंड अवेलेबल है, तो बीकानेर साइड में सब पार्क लग रहा है। तो इसमें पार्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि इसमें पार्क जो है सोलर पार्क को थोड़ा सा मैं बता दूं, सोलर पार्क होता क्या है कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए मेनली 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, क्रिटिकल एरियाज होता है, एक तो होता है लैंड और दूसरी होती है कनेक्टिविटी। तो सोलर पार्क बेसिकली इन दोनों चीज़ों को फैसिलिटेट करता है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल में। मतलब किसी अगर को प्रोजेक्ट्स लगाना है सोलर प्रोजेक्ट्स, तो सोलर पार्क में सीधे सीधे जाके लगा सकता है, मतलब लैंड को भी उसको अरेंज नहीं करना पड़ेगा और कनेक्टिविटी भी अरेंज नहीं करना पड़ेगा। सोलर पार्क ऑलरेडी पहले से फैसिलिटेट करके रखता है, इसके लिए वो चार्जेज लेता है जिसको हम बोलते हैं अपफ्रंट चार्जेस, जो भी डिसाइड होगा। तो अब हम बात करते हैं सोलर पार्क की। तो सोलर पार्क जो है वहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि एक तो वहाँ की जो एजेंसी है RREC, जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो सेंटर है, वो पार्क वहाँ पर डेवलप करेगा। उसने एक 100% सब्सिडरी कंपनी बना रखी है पार्क डेवलप करने के लिए, डेट इज़ द राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि वहाँ पर पार्क डेवलप कर रही है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी पार्क डेवलप कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली पार्क डेवलप करने के लिए सबसे पहले RREC के पास अप्लाई करेगा वो कि मुझे पार्क डेवलप करना है। उसके साथ साथ उसको नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 10,000 पर मेगावाट, जो है ₹10,000 पर मेगावाट प्लस GST, और मैक्सिमम जो है 10 लाख लगेगा उसको सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। और अगर प्राइवेट लैंड अगर वो अरेंज कर लेता है प्राइवेट डेवलपर, तो उस केस में उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन मतलब कन्वर्टेड माना जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड अगर अरेंज कर लेता है तो ऑलरेडी कन्वर्टेड माना जाएगा। और गवर्नमेंट लैंड भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए RREC रिकमेंड करेगा, उसी बेसिस पर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड जो मोड है बेसिकली ज्वाइंट वेंचर कंपनी की बात की गई है कि ज्वाइंट वेंचर में लगाया सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी आपस में मिलकर के ज्वाइंट कंपनी बना ले और वो भी पार्क डेवलप कर सकते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे जो पार्क हैं ज्वाइंट वेंचर के थ्रू भी लगे हुए हैं, जिसमें कि ILFS और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू पार्क बने हैं। आप अदानी का देखिए तो वहाँ पर है, SL का भी है, SL कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ज्वाइंट वेंचर कंपनी। इस मोड में भी काफ़ी पार्क लगे हुए हैं। लेकिन जो फॉर्मेशन है बेसिकली ज्वाइंट वेंचर का फॉर्मेशन है, ये जो RREC रिकमेंडेशन के बेसिस पे किएगा, और उसमें SLEC जो स्टेट लेवल जो कमेटी है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी। फाइनली अप्रूव होने के बाद ही ज्वाइंट वेंचर का प्रपोजल
होगा और उस केस में क्या मॉडलिटीज़ बनेगी वो फिर कमेटी चाहे जो भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी आपस में डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं चार्जिंग स्टेशन की। तो बोला है कि जो स्टेट जो है बेसिकली चार्जिंग स्टेशन को मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है उसको भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसकी जो पावर है बेसिकली ये हो कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया सके। तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स क्या दे रही है गवर्नमेंट, तो ये है। तो गवर्नमेंट लैंड विल बी अलॉटेड एट द 50% कंसेशनल रेट फॉर द फर्स्ट 500 आरई बेस्ट। सबसे पहले 500 जो चार्जिंग स्टेशन बनेंगे उसके लिए जो गवर्नमेंट लैंड एलोकेट किया जाएगा और 50% रेट पर एलोकेट किया जाएगा विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर। और सेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट अंडर कैप्टिव मोड। इसका ये मतलब है कि अगर जो चार्जिंग स्टेशन है तो उसकी पावर रिक्वायरमेंट के लिए आप कैप्टिव प्लांट भी लगा सकते हैं, सेम प्रीमाइसेस या डिफरेंट लोकेशन पर भी लगा सकते हैं। जो चार्जेज एप्लीकेबल होंगे एज पर रेगुलेटर जो है पॉलिसी वो आपको देने पड़ेंगे। अब रजिस्ट्रेशन की बात की गई, कोई भी आप वहाँ पर अगर पार्क लगा रहे हैं या सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। वो रजिस्ट्रेशन है आरआरईसी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ भी आप अगर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो किसी भी मोड में लगा रहे हैं तो अगर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 10 मेगावाट से कम है तो उस केस में आपको 50,000 पर मेगावाट देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अगर 10 मेगावाट से ज़्यादा 50 मेगावाट से कम है तो उसको 5 लाख पर प्रोजेक्ट है। और अगर 50 मेगावाट से ज़्यादा 100 मेगावाट से कम है तो उसको 10 लाख पर प्रोजेक्ट है। और 100 मेगावाट से अगर ज़्यादा कैपेसिटी है तो उसको 30 लाख पर प्रोजेक्ट है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन चार्जेज है, आरआरईसी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। और अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट हो या पार्क हो जो भी हो, टाइमलाइन 2 साल की है। नहीं होगा तो फिर आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट। और अब लैंड की बात की गई है, इसमें बोला गया ना कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लैंड भी एलोकेट कर सकती है अगर वहाँ पार्क को डेवलप करना चाहता है, प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है। तो वो कितना गवर्नमेंट लैंड एलोकेट करेगी उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है और कितना अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा उसके लिए बताया हुआ है। तो अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड टू सोलर पार्क सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट लैंड एलोकेट किया जा सकता है लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप विद इन टाइम लाइन सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो ये रिफंड कर दिया जाता है, नहीं होगा तो फिर आपको फिर वो फोरफिट कर लिया जाता है। या अगर आप उससे पहले ही आप सरेंडर कर देते हैं तो जो चार्जेज होगा आप काट करके फिर इसमें फिर आपको रिटर्न किया जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख पर मेगावाट से आपको सबमिट करना पड़ेगा। और स्टैम्प ड्यूटी जो रेट है बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए अगर है तो उसका दूना देना पड़ेगा, 2 टाइम्स देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कितना लैंड दिया जाएगा टेक्नोलॉजी वाइज। तो अगर आप क्रिस्टलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर लगाते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक तो 2 हेक्टेयर्स पर मेगावाट। तो 2 हेक्टेयर्स अराउंड जो होता है आपका अराउंड 5 एकर्स के आसपास होता है। अगर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी भी ट्रैकर टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो 3 हेक्टेयर्स पर मेगावाट आपको मिलेगा लैंड। और थिन फिल्म बेस्ड टेक्नोलॉजी लगाते हैं विद और विदाउट ट्रैकर तो 3.5 हेक्टेयर्स पर मेगावाट, क्योंकि थिन फिल्म का जो है पैनल साइज बेसिकली बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा लगता है बेसिकली। अगर हम क्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन के कंपेयर में बात करें तो ज़्यादा नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा होते हैं। और आप सोलर थर्मल प्लांट लगाना चाहते हैं तो पीएलएफ पे अगर अप टू 21% पीएलएफ अगर आप अचीव करते हैं तो उस केस में 3.5 हेक्टेयर्स पर मेगावाट है। और अगर प्राइवेट लैंड पर अगर आप सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो उसमें लैंड कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये आपको बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये तो जो अभी तक जो बात करते हैं बेसिकली एक तरह से चार्जेज, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होगा, लैंड कितना होगा। अब गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या इंसेंटिव दे रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो भी सोलर प्रोजेक्ट या सोलर पार्क की जो बात की गई इसको एज ए इंडस्ट्री ट्रीट किया जाएगा। इंडस्ट्री ट्रीट करने का एडवांटेज ये है कि जो वहाँ पर जो इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट इंसेंटिव या जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो भी अगर सोलर प्रोजेक्ट या सोलर पार्क लगा रहे हैं तो सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी वाटर, जैसे पैनल क्लीनिंग है तो वाटर की, अगर सोलर पार्क डेवलप करें तो उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, चाहिए होता है। तो वाटर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो आपको जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वाटर वो आपको अवेलेबल कराएगा। और इसमें बैंकिंग का भी प्रोविज़न रखा गया, अभी जो बात कर रहे थे इसमें कैप्टिव कंजम्पशन और थर्ड पार्टी सेल के लिए परमिटेड है बैंकिंग, लेकिन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और चार्जेस कितने, 10% ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड एट द ड्रॉल पॉइंट। और जो बैंकिंग ईयर है वो आपका अप्रैल से मार्च में चलेगा। पीकिंग आवर्स में क्या होगा, अलाउड नहीं होगा। और जो अनबैंक्ड एनर्जी होगी, मान लीजिए 1 साल के बाद जो भी सेट ऑफ होता है वो फिर लैप्स हो जाएगी, उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो मतलब बिलिंग जो भी है 1-1 साल का लिया जाएगा। और इसमें क्या इंसेंटिव्स है, तो एग्जाम्पन्स, रिलैक्सेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो जो भी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके 7 साल के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो आपको फ्री रहेगी। ट्रांसमिशन और व्हीलिंग चार्जेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टिव यूज या थर्ड पार्टी अगर है
तो अगर मान लीजिए सेम लोकेशन है तो फिर ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेस नहीं लगता है, मतलब जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और वहीं पर जनरेट कर रहे हैं, वहीं पर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड लोकेशन पर लगा रहे हैं तो थर्ड लोकेशन पर लगाने का मतलब दोनों मोड हो सकता है, या तो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए लगा सकते हैं या तो थर्ड पार्टी के लिए लगा सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या चार्जेस लगेंगे, ये जो जो वेवर है ये बेसिकली मार्च 2023 तक ही वेवर है। या तो 500 मेगावाट तक की कैपेसिटी अगर लग जाती है तो उस केस में, दोनों में जो भी पहले हो जाता है उस केस में ये वेवर है। तो वेवर क्या किया, तो फॉर आउटसाइड ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर राजस्थान कंज्यूमर, अगर राजस्थान कंज्यूमर मतलब राजस्थान में ही है लेकिन प्रीमाइसेस के बाहर लग रहे हैं तो उस केस में आपको जो नॉर्मल ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेज है उसका 50% ही देना पड़ेगा, लेकिन ये 7 साल के लिए होगा। और विद स्टोरेज सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं और कैप्टिव थर्ड पार्टी सेल के लिए तो उस केस में जो नॉर्मल चार्ज है उसका 25% ही देना पड़ेगा। ये भी 7 साल के लिए ही रहेगा, आपको 7 साल के बाद जो चार्जेज होगा एप्लीकेबल वो देना पड़ेगा। और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हो अगर उसके लिए अगर आप थर्ड पार्टी थर्ड लोकेशन पर लगा रहे हैं तो 100% एग्जाम्पन्स इन नॉर्मल ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेस फॉर 10 ईयर्स। ये बहुत ही मेजर पॉलिसी डिसीजन है, आप देख सकते हैं। कोई अगर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहे, देखते एक लैंड पर भी आपको कंसेशन दिया जा रहा है, प्लस ईवी चार्ज जो चार्जिंग स्टेशन की जो पावर रिक्वायरमेंट है अगर आप उसके लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उस केस में भी आपको 100% एग्जाम्पन्स है, 10 साल के लिए है। द एबव प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल प्लांट कैपेसिटी अप टू, ये ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, छोटे प्रोजेक्ट की बात की गई है। और सिंगल प्रोजेक्ट के लिए 25 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट है उन्हीं के लिए बात की गई है। कमेटी बनाई गई है, जो सारी चीज़ों को जो अभी बात कर रहे थे ना कि कमेटी अप्रूव करेगी, तो स्टेट दो कमेटी है, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी और स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी। तो जो स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो सेक्रेटरी जो एनर्जी है वहाँ का, वो करेंगे अप टू 20 मेगावाट तक के लिए। और स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी अगर 20 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस केस में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगा कमेटी, और बनी है बेसिकली। और उसमें 20 मेगावाट से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इस कमेटी में लिए जाएंगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये रिफंडेबल है, जो कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था। 10 लाख पर मेगावाट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, और ₹5 लाख पर मेगावाट अगर कैश में देते हैं सीधे सीधे तो आपको 5 लाख पर मेगावाट देना पड़ेगा, बैंक गारंटी के फॉर्म में देना पड़ेगा तो 10 लाख पर मेगावाट देना पड़ेगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड कितना लगेगा, आप कोई भी अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स अगर रजिस्टर्ड करते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको एक फंड में देना पड़ेगा पैसा। वो फंड में कितना है तो ये आप देख सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द पावर प्रोड्यूसर अदर देन डिस्कॉम। तो डिस्कॉम अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स के थ्रू अगर परचेज करे तो उस केस में फंड नहीं है। उस केस में जो फंड है बेसिकली वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट RFS डॉक्यूमेंट है उसमें जो इनबिल्ट है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अलावा जो और भी प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं थर्ड पार्टी ओपन एक्सेस या कैप्टिव के लिए, तो उस केस में क्या है, तो प्रोजेक्ट कमीशन अप टू मार्च 2024, तो उस केस में आपको 2 लाख पर मेगावाट पर ईयर देना पड़ेगा। और आप अगर अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक के बीच में लगाते हैं तो इसमें 3 लाख पर मेगावाट पर ईयर देना पड़ेगा। और आप अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 4 लाख पर मेगावाट बढ़ाया गया धीरे धीरे। और अप्रैल 2026 के बाद अगर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो उसके उसमें 5 लाख पर मेगावाट पर ईयर देना पड़ेगा। और नो RRDA फॉर कैप्टिव कंजम्पशन विद इन द स्टेट्स, कैप्टिव कंजम्पशन अगर है विद इन स्टेट में तो कोई भी इसमें आपको RRDA फंड नहीं देना पड़ेगा। टाइम फ्रेम क्या है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि आप अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो उस रजिस्टर्ड में आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो उसको टाइमलाइन प्रोवाइड की जाती है। तो टाइमलाइन अगर इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है। अगर सोलर फोटोवोल्टेइक लगाते हैं तो उस केस में अगर 20 मेगावाट तक की कैपेसिटी है तो 15 मंथ का टाइम पीरियड आपको कंप्लीट करना है। 20 मेगावाट से 50 मेगावाट के लिए 18 मंथ्स का टाइम है, और 50 मेगावाट से बड़ी कैपेसिटी तो उस केस में 2 साल का टाइम दिया गया है। अगर CSP प्रोजेक्ट लगाते हैं तो अप टू 25 मेगावाट के लिए 24 मंथ्स का टाइम है। 25 मेगावाट से 100 मेगावाट के लिए 36 मंथ का टाइम है। 100 मेगावाट से 200 मेगावाट के लिए 42 मंथ्स का टाइम है। और मोर देन 200 मेगावाट अगर है तो उस केस में 48 मंथ्स का टाइम, मतलब 4 साल का टाइम है। और अगर प्रोजेक्ट अगर डिले होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइमलाइन जो दिया गया है इस टाइमलाइन से अगर बियॉन्ड अगर जाता है तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी लगेगी, मतलब एक्सटेंशन मिलेगा बट पेनल्टी है। तो पेनल्टी क्या है, 1 मंथ का अगर डिले होगा तो 25,000 पर मेगावाट देना पड़ेगा। अगर 3 मंथ तक डिले होगा 1 मंथ से ज़्यादा तो उसके इसमें 50,000 पर मेगावाट है। 6 महीने तक डिले होगा तो आपको 1 लाख पर मेगावाट है। 9 मंथ डिले होगा अगर अप टू 9 मंथ तो 1.5 लाख पर मेगावाट है, रुपीज़ पर मेगावाट है। और 15 महीने तक अगर डिले होता है तो इस केस में 2 लाख पर मेगावाट है। इसके अलावा और भी क्या इसमें इस पॉलिसी में है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये बात है कि जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसको इवैक्यूएट कराना पड़ेगा। तो इवैक्यूएट विद इन राजस्थान के लिए भी पावर हो सकती है और आउटसाइड राजस्थान के लिए भी पावर हो सकती है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों है। जो ISTS कनेक्टेड प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं और जो विद इन राजस्थान है तो इंट्रा स्टेट उसके लिए भी ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा।
सोलर एनर्जी इक्विपमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा उसके लिए भी उसमें बात की गई है। इंसेंटिव की मतलब बात की जो एज ए इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो जो इंसेंटिव अवेलेबल होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सोलर एनर्जी को ग्रिड से इंटरफेस किया जाएगा, उसको इवैक्यूएट किया जाएगा। और जो है टाइमलाइन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी, जो पावर इवैक्यूएट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो भी विद इन टाइम फ्रेम में, मतलब एक टाइम सर्टेन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट पहले आ जाए और इवैक्यूएशन काफ़ी बाद में बने, तो उस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि टाइमलाइन प्रॉपर हो। फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी जो एज पर रेगुलेशन है। और सोलाइजेशन ऑफ स्टैंड एलोन मिनी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इन रूरल एरियाज़ की बात की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात की गई है। RRDC टू अंडरटेक स्टडीज इन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर फर्दर पॉलिसी इंटरवेंशन। रेगुलेशन, जो भी रेगुलेटर जो स्टेट रेगुलेटर है वहाँ का, वो जो इस पॉलिसीज में जो है उस चीज़ को कंसिडर करते हुए उस हिसाब से रेगुलेट मतलब लेके आएगा। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो भी अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान है वो एम्पावर है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो होप दोस्तों जो राजस्थान पर जो राजस्थान सोलर पॉलिसी 2019 आपको सही लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।